इंडस्ट्री के अंदर इस काम के अंदर सीखते चले आ रहे हैं और बहुत कुछ सीखा। इस पूरे कई अदवार जिसमें तेज़ियाँ और मंदियाँ शामिल हैं वो हमने गुजारी हैं इसमें। और कराची हो गया, रियल एस्टेट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई के हर मार्केट का अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत तजर्बा हासिल किया। तो और आज जिस मकाम पे हम बैठे हैं यहाँ पे कराची की एक वन ऑफ दी रिनाउंड रियल एस्टेट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, और एक जाना पहचाना नाम है। ज़्यादातर जितने कारोबारी हजरात हैं, मेनली बड़े कारोबारी हजरात हैं, जो में से कॉर्पोरेट हाउसेस भी हैं और मल्टीनेशनल्स भी हैं, और वो टेक्सटाइल फैमिली से बेसिकली मेरा चूँकि ताल्लुक़ है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा हल्का अहबाब है जो हमारा, जो जिनके अंदर हमारी जो मेरे कस्टमर्स हैं और मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ मेनली। देखें जी, रियल एस्टेट हमारी इंडस्ट्री बहुत ऊंच नीच का शिकार रही है और हमेशा से ही ये एक जैसे यतीम बच्चा होता है ना, उस तरह से गवर्नमेंट ने इसके साथ सलूक किया है। और मैं चूँकि रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन जो हमारी डिफेंस की डेफक्लेरिया है, डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन का मैं 3 इलेक्शंस कम्पीट कर चुका हूँ और 2 मैंने बहुत अच्छी मार्जिन से मैंने इलेक्शंस जीते थे, जिसमें एक दफ़ा मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहा और एक दफ़ा मैं मीडिया सेक्रेटरी रहा। तो मामा आज तक का ये है कि इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको आज तक गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ नहीं किया और ये एक हमारे लिए बहुत सेटबैक है। और मैं अपने जो फाइनेंस के हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं और अंगज़ेब साहब जो कि ख़ुद भी बैंकर हैं, और उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ये वो डिपार्टमेंट है कि किसी शख्स ने किसी किस्म का कोई काम करना है, कोई कारोबार करना है, कोई दफ्तर लेना है, कोई घर लेना है, दुकान लेनी है, फैक्ट्री लेनी है, ज़मीन लेनी है, किसी ने सोसाइटी बनानी है, तो आपको एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट की ज़रूरत है। हम लोगों ने कराची के अंदर डेफक्लेरिया ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक नए बच्चों को, जो नए लोग इसके अंदर आना चाह रहे हैं, पहले होता क्या था कि जिसके पास थोड़े से पैसे जमा होते थे, उसके पास इस काम का तजर्बा हो, वो प्रोफेशनली उसको कर सकता हो, नहीं कर सकता हो, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं था। और वो आता था, एक छोटा सा दफ्तर ख़रीदता था, उसके अंदर 2-4 कुर्सियाँ टेबल डाल के और बैठ जाता था और जो लो जी स्टेट एजेंसी स्टार्ट हो गई। हमने यहाँ पे कोर्सेस कराना शुरू किए बच्चों को, और नए जो आने वाले हैं और उनमें जो तजर्बेकार और पुराने स्टेट एजेंट्स हैं उनको सामने बीच में इंडल्ज किया क्या कि वो अपने लेक्चर्स दें और वो अपना तजर्बा ज़िंदगी का जो 20 साल, 30 साल, 40 साल से इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं, वो अपना तजर्बा उन बच्चों को फॉरवर्ड करें और फिर उसके बाद उनको एक डिग्री मिलती। तो इससे ये है कि एक ऐसा तबका जो कि काम करने आ रहा है तो वो प्रोफेशनली इस काम को कर सके, कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से संभाल सके। एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है एक रियल एस्टेट एजेंट की, जब कोई चीज़ आपको लेके दे रहा होता है तो उसकी सारी कागज़ी कार्रवाई कंप्लीट करवा के, उसको मुकम्मल करवा के, ट्रांजैक्शन कंप्लीट फाइल करा के, आपके टैक्सेस को देखना, आपकी पेमेंट्स को देखना, आपके बैंक्स को देखना, आप इन सारी चीज़ों को देखना, ये सारी चीज़ ये रियल एस्टेट एजेंट की ज़िम्मेदारी होती है। इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हालात हैं वो बहुत ही ख़राब हैं, और इस वक्त और उसकी मेन वजह जो है वो बैंकों ने अपना इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ाया हुआ है कि उन इंटरेस्ट रेट्स की बढ़ोतरी की वजह से लोग अपने पैसे, वो कहते हैं कि जी कि हमने अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं प्लॉटों में, तो 4-5 साल पहले जिसने जो 8 साल पहले एक प्लॉट लिया था, किसी ने 5.5 करोड़ रुपए का, फॉर एग्जांपल फेज़ 8 DHA की बात कर रहा हूँ मैं, तो 8 साल पहले किसी ने अगर 5.5 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया था,
आज की मार्केट 8 साल बाद आज अगर वो मार्केट में वही प्लॉट उससे ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट, उससे ज़्यादा अच्छी सिचुएशन, पहले वहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं था, आज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ है और आसपास घर भी बनना शुरू हो गए हैं, इमार लॉन्च हो गया, क्रीक विस्टा पूरा डेवलप हो गया। उसके बाद वजूद इन सारी चीज़ों के बावजूद और 8 साल गुजरने के बाद भी आज वो 5.5 करोड़ वाला प्लॉट जो है आज 4.25 करोड़ रुपए में बड़ी मुश्किल से बिक रहा है। तो ये रीज़न इसके पीछे इस बैंक इंटरेस्ट का है सबसे पहले, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले ये बैंक इंटरेस्ट खोल गया ताकि वो पैसा इकोनॉमी में रिवॉल्व हो, मूवमेंट में आए, ताकि जो जितना पैसा इन्वॉल्व होगा उतना पैसा रेवेन्यू जनरेट होके गवर्नमेंट को भी मिलेगा। और जो गवर्नमेंट ने इसके अंदर टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, उससे वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन जो है वो कम हो गई है, जिसका गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। ये बात गवर्नमेंट के जो अहबाब हैं उनको समझने वाली है कि अगर आप और इस वक्त और फेयर मार्केट वैल्यू जो कई जगह ऐसी हैं, इवन इस DHA कराची के अंदर, डिफेंस के अंदर, कि कई जगह ऐसी हैं कि जिनका कलेक्टर रेट जो DC रेट है वो इस वक्त जो एक्चुअल मार्केट रेट है उससे ज़्यादा है। तो एक आदमी जिसने पैसे लगाने हैं आके और बाहर से लगाने हैं, वो जो भी आप पैसे इन्वेस्टमेंट करने आता है, वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये पूछता है कि भाई आज से तो 5 साल पहले इस प्रॉपर्टी का क्या रेट था, आज क्या रेट है और 5 साल बाद क्या होगा। यही असेसमेंट होती है जो हम एक कस्टमर को दे सकते हैं। तो हमारे पास इस वक्त इन सवालों के जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि हम अगर उनको ये कहते हैं कि भाई 5-8 साल पहले एक आदमी ने 5.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली थी, आज वो 4.25 करोड़ रुपए में बिक रही है, इसलिए ख़रीद लो, वो बोलेगा तो ये प्रॉपर्टी का जो ग्राफ है, हमेशा उसूल ये है जो प्रॉपर्टी का कि वो ग्राफ हमेशा यूँ चलता है ऊपर, और लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉपर्टी हमेशा जाके प्रॉफिट में जाती है। 5 साल में प्रॉपर्टी के रेट डबल होने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। और यहाँ ना होने की वजह यह है कि हमारे यहाँ कलेक्टर रेट बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, टैक्सेस की भरमार है, बेइंतहा टैक्सेस है, डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, वो टैक्सेस लें, टैक्सेस लेने के बाद जो एक आदमी को फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो उसको मिल नहीं रही। हमारे कराची की आप जिस इलाके में भी चले जाएं, इस वक्त कराची की 70 to 80% रोड जो है ना वो टूटी हुई हैं। हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो साइट इंडस्ट्रियल एरिया है, उस साइट एंड जो कि पाकिस्तान, जो कराची जो कि पाकिस्तान का 67% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, आपके वॉल्यूम का, आपके बजट का, आपके पूरे साल के रेवेन्यू का 67% कराची, सिर्फ कराची शहर से जनरेट होता है। और उसका जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उधर ये हाल है कि आप गाड़ी सीधी नहीं चला सकते, ऊपर नीचे आप जा सकते हैं, एक रोड सीधी नहीं है, इतना बड़ा इंडस्ट्री। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की ज़रूरत है, और प्रॉपर्टी के अंदर बेइंतहा मार्जिन है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर्स मौजूद हैं जो कि मतलब अब दूसरा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया पूरी दुनिया में, सिर्फ आपका ये कराची दुनिया का 7th बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, और उसके अंदर जितने भी बिल्डर्स हैं यहाँ पे, आके कोई बाहर से पैसा लेके आता है, हम उसको बोलें तुम बाहर से यहाँ आओ आके इन्वेस्ट करो, हम किस मुंह से उसको ये बोलें कि भाई तुम यहाँ आके इन्वेस्ट करो, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, कि यहाँ पोजीशन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पानी नहीं है। पूरी दुनिया में जहाँ भी तरक्की होती है, वो तरक्की याफ्ता जितने भी शहर हैं, वो शहर आप देखोगे, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन जब महंगी हो जाती है तो शहर वर्टिकल जाते हैं, ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं, उससे आपकी जगह कम खपत होती है, और एक लोगों को रिहाइश के लिए और दफ्तर के इस्तेमाल के लिए छोटी जगह के अंदर बड़ी कैपेसिटी के अंदर 100-100, 200-200, 400-400 अपार्टमेंट, 400-400 ऑफिसेस एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। तो आप समझ जाते हैं, उस वर्टिकल के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। और ये जो बैन लगा दिया है कि अब एक डिपार्टमेंट, पानी का डिपार्टमेंट ऐसा है, वाटर एंड सेवरेज का डिपार्टमेंट, जिसकी जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ घर लोग आबाद हैं तो वहाँ पे उनको पानी मिले। हम टैक्सेस देते हैं उसके लिए, और उस टैक्सेस के बावजूद हमें घर में पानी पीने का, खाने का, नहाने का अवेलेबल नहीं है। 8-8, 9-9 हज़ार रुपये का एक टैंकर हम ख़रीद रहे हैं।
तो ये जिस जगह इस तरह की डेफिशिएंसीज होंगी, जितने भी बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं या जितनी भी तरक्की याफ्ता शहर हैं दुनिया में, वहाँ जाएं, वो वहाँ आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप पैसा खर्च करते हैं, आप टैक्स देते हैं, अगर वो आपसे अच्छा बड़ा टैक्स लेते हैं तो आपको वो फैसिलिटीज़ देते हैं। यहाँ हमें अपने चौकीदार भी अपना खुद रखना, नीचे गाड़ी नीचे खड़ी करें तो पता नहीं चलता कि गाड़ी के अंदर से सामान चोरी हो जाता। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, जो लोगों को आ रहे हैं, जो लोग टैक्स पे कर भी रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। ख़ुसूसन मैं स्पेशली बात करूँगा कराची की। इसी के नस्बत आप यहाँ से लाहौर चले जाएँ, लाहौर शहर के अंदर जाएं, लाहौर शहर के अंदर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। वहाँ पे आपको रोड के ऊपर खड्डा नहीं मिलेगा। और वहाँ लाहौर शहर जाएं, लाहौर का DHA देखें, उसके अंदर ऐसे लगता है किसी दूसरी दुनिया में आ गए। मतलब यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट टर्की का प्रेसिडेंट उर्दुगान है, उसने यह कहा कि मैं अगर छुट्टियाँ मनाऊँ दुनिया में तो मेरा दिल चाहता है मैं लाहौर जाऊँ। तो ऐसा इम्तियाजी सलूक एक शहर के साथ बहुत अच्छा और एक शहर के साथ बुरा, और जबकि वो शहर जो कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है और उसके साथ इस तरह का सलूक, ये बहुत इस चीज़ को देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को भी और सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर्स जिन्होंने बड़ी महंगी महंगी प्रॉपर्टियां 50-50, 100-100 करोड़ रुपए का प्लॉट लेके रखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर उन जो बड़ी रोड्स हैं उनके ऊपर कमर्शलाइजेशन अलाउ नहीं है। वो कहते हैं कि 1985 से पहले के जो कानून था और 1985 से पहले जो प्लॉट कमर्शियल हो गए हैं उन्हीं को अलाउ। देखो 1985 के बाद क्या आबादी बढ़ना ख़त्म हो गई है? 1985 के बाद क्या हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ख़त्म हो गई है? ऐसा नहीं है। हमें उन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हमें अगर हमें अच्छे प्रोजेक्ट करने हैं और हमें पाकिस्तान के नाम को ऊपर लेके जाना है, और उसके लिए इकोनॉमी इज़ द मेन वेपन नाउ डेज। आज जंगें तोपों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, आज इकोनॉमी के बल पर जो बंदूकें लड़ी जाती हैं। और ये एक वन ऑफ दी बिगेस्ट वे ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है गवर्नमेंट के लिए, रियल स्टेट। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, और तमाम बड़े डिपार्टमेंट्स हमारे जितने हैं जो, और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, और हमारे सिंध के गवर्नमेंट से और जरदारी साहब से और मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि हमारे कराची को कोशिशें तो बेचारे बहुत कर रहे हैं, लेकिन इस अब भी बहुत ज़रूरत है। मेरी सजेशन ये है कि ऐसे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को, और पढ़े लिखे और समझदार किस्म के लोग पूरी दुनिया के अंदर, कनाडा में आप चले जाएं, कनाडा में हेल्थ का मिनिस्टर एक डॉक्टर को लगाया जाता है, इंडस्ट्रीज़ का मिनिस्टर एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट को लगाया जाता है। और ये डेवलपमेंट के काम के लिए अगर आपने किसी को लेना है तो एक अच्छे बिल्डर को आपको रिक्वायर्ड है। हमारे पास एक इस तरह के बंदे मौजूद हैं, इस तरह का टैलेंट मौजूद है, जिसका काम है वो उसके हवाले करें, उस वैसे बंदे रखें और उनको हवाले करें ताकि और वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से ठीक कर सकें। हम कोई चीज़, अब कचरे का प्लांट बनाना है, कचरे को हमने हैंडल करना है, तो हम अपने शहर का कचरा नहीं हैंडल कर सकते, हम उसके लिए हमने चाइना को बुलाना है। इंडिया के अंदर कचरे से, गन्ने का कचरा है उससे वो पेपर्स बना रहे हैं, गत्ते के डब्बे बना रहे हैं, वहाँ चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मतलब वो ज़मीन को भी बहुत प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है। हमारे बराबर में हमारे साथ आबाद हुआ था। हम IT का डिपार्टमेंट को ले लें, IT के डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास कितना स्कोप है, $600 बिलियन की एक्सपोर्ट है हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की, और हमारी 6 से 7 बिलियन की भी नहीं है। 6 गुना का फ़र्क है। अगर 7 बिलियन की हमारी है तो वो 7 गुना बड़ा है तो 42 होनी चाहिए। वो 600 बिलियन के ऊपर खड़ा हुआ है। उसकी क्या वजह है? क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? हमारे पास बहुत टैलेंट है। हमारे पास यंग, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन, जो 18 साल से लेके 27 साल के जो नौजवान हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस खित्ते में आपके पास मौजूद हैं। हम उस टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि यहाँ पे कोई कंपनियाँ छोड़ के जा रही हैं, मुल्क बंद हो रहा है,
और इकोनॉमी तबाह हो रही है, डॉलर ऊपर चले जा रहा है। आज एक आम आदमी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। एक आम आदमी का जो पहले पूरे घर का जितना खर्चा हुआ करता था, आज उसका बिजली का बिल इतना है। तो इन सारों का हल हमारे पास कैसे ढूंढना है, इन सारों का हल हमारे बड़ों ने ढूंढना है। इन सारों ने, सियासतदानों ने सबको मिल के बैठना पड़ेगा, इन रंजिशों को दूर करना पड़ेगा, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। हमारे आपके बच्चे जो हैं कल को उन्होंने आगे खड़े होने, हम उनको क्या जवाब देंगे कि ये टूटा फूटा मुल्क हमने आपके लिए बनाया, इसके लिए हमने ज़िंदगी गुजारी। हमें उसके लिए तगोदौ करनी पड़ेगी और इस तगोदौ के अंदर हम सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। गवर्नमेंट में जो कारोबारी हजरात हैं वो पूरा टैक्स दें, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं